हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ेंगे। क्लियर है? जूल थॉमसन प्रभाव। तो देखो, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है। रुद्रोष्म अवस्था में क्या है? रुद्रोष्म अवस्था में यदि गैसों को रुद्रोष्म अवस्था में यदि गैसों को सैरंद्र डाट से होकर सैरंद्र डाट से होकर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं तो गैस के ताप में कमी होती है। गैस के ताप में कमी होती है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। ताप में हुई कमी सैरंद्र डाट के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होती है। इट मीन्स डेल टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी। ये जूल थॉमसन प्रभाव है। अच्छा, जूल थॉमसन प्रभाव को समझने के लिए क्या करते हैं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। एक नली होती है, क्लियर है? ये जो नली है ये एक सैरंद्र डाट होती है। ये क्या है? सैरंद्र डाट। ये कोई नली है एस से एस डैश, क्लियर है? ये जो नली है इसमें पिस्टन होता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया है और यहाँ पे भी क्या लगाया है, पिस्टन लगा दिया है, क्लियर है? यहाँ एक थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को मापेगा। ये T1 है, ताप सुगराई। ये T2 है, क्लियर है? इसका दाब P1 V1 है, इसका दाब P2 V2। ये जो नली में ये X है और ये क्या है, Y पिस्टन है। होता क्या है, पिस्टन
इधर से इधर जाएगा और चुदाव से निकाल, तो पिस्टन मान लो सपोज करो यहाँ आ गया, तो इसका आयतन पहले से कम होगा। ये पिस्टन अब यहाँ आ गया और ये पूरा जो प्रोसेस है एडियोबाटिक प्रोसेस, यानी रुद्रोष्म अवस्था में है। क्लियर? अब क्या करना है, पिस्टन एक्स पर किया गया कार्य निकालना। पहले पिस्टन एक्स पर किया गया कार्य, तो पिस्टन एक्स पर कितना कार्य होगा या प्रसार होगा, ये बराबर कहाँ से कहाँ, P1 पहला आयतन, ये कहाँ से जाएगा 0 पे, तो ये P1 dV, यानी इसका आयतन क्या था, पहले V1 था, अब कितना हो गया V0। क्योंकि पिस्टन पर कार्य कर रहे हो, उसका मतलब ये पिस्टन क्या हो गया, एक्स पर कार्य किया P1 D1। अब मुझे बताओ इस पर कार्य किया गया तो संपीड़न कब हो गया, अर्थात संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य, यही नोट करोगे। कितना लिखोगे बताओ। देखो मैं इस P को, दाब तो कांस्टेंट है ही, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वैसे मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा P1 और ये समाकलन dV का होगा V1 से लेकर 0 तक, तो 0 माइनस V1, तो ये टोटल क्या आ गया माइनस का P1 V1। पिस्टन Y पर किया गया कार्य, तो पिस्टन Y ये है, जिस पर कार्य कर रहा है, तो इट मीन्स ये इसका क्या हो रहा है, प्रसार हो, एक्सपेंशन हो रहा है। तो तंत्र द्वारा किया गया शुद्ध, तो प्रसार में किया गया कार्य क्या लिखते हो आप, इसका क्या हो जाएगा P2 dV, और कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले इसका आयतन कितना था V2, सॉरी 0 था पहले आयतन, और ये कहाँ तक करना है V2 तक करना है, तो किया गया कार्य क्या आएगा P2 V2। अतः तंत्र द्वारा किया गया शुद्ध कार्य, शुद्ध कार्य क्या निकाल दोगे P2 V2 माइनस का P1 V1। तंत्र किस अवस्था में था आपका, रुद्रोष्म अवस्था में। आता है Q बराबर क्या लिखोगे 0। अब देखो रुद्रोष्म अवस्था में है तो तंत्र जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, और यदि इसकी आंतरिक ऊर्जा E2 हो तो हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या लिख सकते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Q माइनस W। अब सुनो रुद्रोष्म अवस्था में है तो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस का W, माइनस का W की वैल्यू क्या है P2 V2 माइनस P1 V1, तो ये इधर ले आओ P2 V2 माइनस का P1 V1 इज इक्वल्स टू माइनस का E2 माइनस का E2
माइनस का E1 की जगह ये क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस चिन्ह पहले, तो क्या लिखोगे अब, E2 टर्म्स इधर ले आओ, P2V2 प्लस E2 इज इक्वल टू P1V1 प्लस E1। और चूंकि H बराबर क्या होता है, E प्लस PV, तो P2V2 को क्या मान लेते हैं, और E2 H2 का टर्म्स इज इक्वल टू H1, और H2 सॉरी ये इधर आएगा, तो H2 क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू 0, तो डेल H इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई ये पूरा इधर ले आओगे माइनस में, तो ये H1 इक्वल टू 0, डेल H इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, इसमें तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कमी कैसे होगी, क्योंकि मान लो मेरे पास कोई तंत्र है, क्या है, तंत्र, तंत्र सिर्फ वर्क कर रहा है, ये कोई क्यों ऊष्मा अवशोषित नहीं कर रहा। मान लो इसकी आंतरिक ऊर्जा पहले 100 थी, इसने कुछ लिया ही नहीं, और इसने वर्क और कर दिया, मान लो कितने का, 60 जूल का कर दिया वर्क, तो इसकी 100 में से 60 चले गए, तो किसका कितना बचा, 40, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो गई, कमी। तो इसका मतलब रुद्रोष्म अवस्था में आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। अब आप क्या लिख सकते हो, अतः वास्तविक गैस के रुद्रोष्म प्रसार में होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर अर्थात अपरिवर्तित है कि न कि आंतरिक ऊर्जा। यही किसका नियम है, जूल थॉमसन प्रभाव का। अतः मैं लिख सकता हूँ यहाँ, अतः वास्तविक गैस के रुद्रोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी क्या होती है, स्थिर होती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। क्लियर, तो यह है जूल थॉमसन प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक, इसको हम म्यू जेटी से प्रदर्शित करते हैं। जूल थॉमसन गुणांक को म्यू जेटी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। अब देखो, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि कोई भी है जो तंत्र की जो एंथैल्पी होती है H, वो दाब का और ताप का फलन होती है। किसका फलन होती है, एंथैल्पी, दाब का और ताप का फलन होती है। तो मैं इसका, और ये डी एच जो है यह ताप फलन होता है, तो डी एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी एच इज इक्वल टू अब क्या करना है, एंथैल्पी के साथ इनको परिवर्तन कर दो, दाब को ताप को। तो देखो, डेल एच अपॉन डेल टी, कांस्टेंट क्या रहना चाहिए अब, प्रेशर, और ये किस पे रहेगा, डी टी, प्लस, अब एक बार एंथैल्पी का किसके साथ कर लिया, ताप के साथ, तो एक बार एंथैल्पी का किसके साथ कर दो, दाब के साथ। अब डेल एच अपॉन डेल पी, कांस्टेंट, अब टेम्परेचर आएगा, और ये क्या रह जाएगा, डीपी। क्लियर है। और मैं इसको समीकरण कितनी बोल देता हूँ, एक। वी नो दैट डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर को हम सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सी पी। तो बताओ इस टर्म्स के जगह मैं सी पी लिख दूं तो डी एच इज इक्वल टू सी पी डॉट डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। और ये समीकरण कितनी आ गई? 2। अच्छा, जूल थॉमसन प्रभाव में जो एंथैल्पी होता है वो कितना होता है? 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ समीकरण 2 को? 0 इज इक्वल टू सी पी डॉट डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। लिख सकते हो आप। तो अब देखो क्या करना है आपको, इस टर्म्स को आप इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा ये। तो माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, पक्षांतर कर दिया, इज इक्वल टू क्या बचा? सी पी डॉट डी टी। क्लियर है? अब एक काम करो, क्या करना है आपको, डी टी जो है और ये डी पी इधर जाएगा तो और ये सी पी इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्या करना है, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी। ये आ गया टर्म्स। अच्छा, मैं डी टी अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ? देखो, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, और ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे ले लो। क्लियर है? देखो, तो हम क्या कहेंगे जूल थॉमसन गुणांक के बारे में। अच्छा, जूल थॉमसन गुणांक को मैं क्या कहूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल टी अपॉन डेल पी एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डॉट डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इक्वेशन आ गया आपके पास। थर्ड आता है, अब क्या लिख सकते हो, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। आता है, ये जो टर्म से इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन। इस स्थिर, ये क्या है? एच, तो स्थिर एंथैल्पी, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जूल थॉमसन गुणांक, यानी डेल टी अपॉन डेल पी एच को जूल थॉमसन गुणांक, तथा इसे म्यू जे टी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो अब आप क्या लिख सकते हो, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि म्यू जे टी के मान को दाब की परास में क्या मान लो, स्थिर मान लिया जाए तो समीकरण 3 को
निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 को निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे अब देखो, समीकरण 3 क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल टी लिख दो इसको और ये क्या लिख दो, डेल पी। हो गया, इज इक्वस टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। तो देखो डेल पी या डेल टी इज इक्वस टू क्या लिखोगे, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डेल पी। इधर चला जाएगा, डेल पी गुणा हो जाएगा। तो ये कौन सी समीकरण आ गई, 4। डेल टी क्या है यहाँ, प्रसार द्वारा ताप में हुई कमी, और डीपी क्या है, दाब में अंतर। तो ये है आज जो हमने पढ़ा है जूल थॉमसन गुणांक।